हेलो बच्चों, आज क्लास 9th रसायन विज्ञान का लेसन हमारे आसपास के पदार्थ से पार्ट 7 लेकर आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विसरण के बारे में, डिफ्यूज़न के बारे में। क्या है डिफ्यूज़न, इसे आज समझेंगे। बच्चों, आप लोग अपने आसपास कई घटनाएं ऐसी देखते होंगे और उनके बारे में सोचते होंगे। जैसे एक घटना का हम वर्णन यहाँ पर करना चाहेंगे। यदि जल से भरे हुए कांच के गिलास, कोई कांच का एक गिलास है, वो जल से भरा हुआ है और उसमें हम आधा कप दूध डाल दें तो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि दूध जल के अंदर फैल रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा जल दूध के रंग जैसा सफ़ेद हो जाएगा। ऐसा किस लिए होता है? या फिर एक और प्रयोग बच्चे देखें, जल से भरा हुआ कांच का ग्लास लें और इसमें स्याही या इंक डाल दें तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे फैलाव हो रहा है इंक का और एक समय ऐसा आएगा जब पूरे जल में इंक समान रूप से फैल जाएगी अपने आप। इस प्रोसेस को ही हम विसरण कहते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो देख लीजिए विसरण क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का अंतः मिश्रण होना विसरण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ अपने आप अंतः मिश्रित हो जाएं, इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण को डिफ्यूज़न कहते हैं, इंग्लिश में डिफ्यूज़न। विसरण पदार्थ के कणों की गति तथा उसके अंतराणुक स्थान पर निर्भर करता है। पदार्थ के मध्य अणुओं के बीच जो स्थान पाया जाता है उसे अंतराणुक स्थान कहते हैं। जैसे ठोसों में अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है और द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में अंतराणुक स्थान बहुत ज़्यादा होता है। इस अंतराणुक स्थान और इनके कणों की गति, क्योंकि ठोस द्रव गैस सबके कण गति करते हैं, ठोस के कण केवल कंपन करके रह जाते हैं और अपने स्थान पर बहुत लंबे समय के बाद थोड़ी बहुत गति कर पाते हैं। लेकिन द्रव के कण इधर उधर हर जगह पूरे पात्र में गति कर सकते हैं और गैस के कण तीव्र गति से गति करते हैं। गैस के अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। इसको हम ढकेल बल भी कह सकते हैं। एक अणु दूसरे अणु को दूर रखना चाहता है। ये जो विसरण होता है, यह पदार्थों के अंदर स्वतः होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अंतः मिश्रित हो जाता है, एक में सेट हो जाता है और द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में ये विसरण होता है। किसी में अत्यधिक तीव्र गति से तो किसी में बहुत मंद गति से। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले तीव्र गति से होने वाले विसरण के बारे में।
गैसों में विसरण। देखिए, गैसों में सर्वाधिक अंतराणुक स्थान होता है और इनके कणों की गति भी सर्वाधिक होती है, इसलिए इनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। जिनमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी उसी के कण तीव्र गति करेंगे, जिनमें गतिज ऊर्जा कम होगी उसके अणु धीमी गति से गति करेंगे। तो जितना तीव्र गति से इनका विचरण हो रहा है कणों का, उतना ही तीव्र गति से विसरण भी होगा। जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं तो उस अगरबत्ती की सुगंध जो गैसीय रूप में रहती है वह पूरे कमरे में कोनों कोनों तक फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गैस, जो अगरबत्ती की गैस है, अगरबत्ती की जो सुगंध है, वो कमरे की वायु में विसरित हो रही है और विसरित होने के कारण हम कहीं पर भी बैठे हों हमको उसकी सुगंध आ जाएगी। इसी तरह से किचन में बनता हुआ खाना, जब किचन में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं तो दूर बैठा व्यक्ति सुगंध से ही जान लेता है कि किचन में क्या बन रहा है। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा विसरण के कारण होता है। एलपीजी गैस का यदि रिसाव हो जाए, जो घरों में सिलेंडर होता है, तो भी हमको पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो गया है, क्योंकि गैस वायु में विसरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल रही है। क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है तो वो निरंतर फैलती जाती है। अगर एक कंटेनर में हो तो कंटेनर को पूरी तरह से वो क्या कर ले, ढक ले, या पूरी तरह हर कोनों तक फैल जाए। कभी कभी किचन बंद हो और गैस लीक हो तो जब आग लगती है तो पूरा कमरा जल उठता है एक साथ। क्यों? क्योंकि कमरे के प्रत्येक कोने में गैस विसरित हो चुकी है, गैस पहुंच चुकी है। दूसरा देखते हैं, इसको पहले समझ लें। गैसों में विसरण, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है, जैसे अगरबत्ती की खुशबू, एलपीजी गैस का रिसाव। दूसरा है द्रवों में विसरण। द्रव के अणुओं के बीच अंतराणुक स्थान गैसों की अपेक्षा कम होता है और इनकी गति भी गैस की अपेक्षा मंद होती है, धीमी होती है, और इसलिए इनमें विसरण जो है गैसों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। लेकिन द्रवों में कई प्रकार के द्रव हैं, अलग अलग प्रकार के द्रव। किसके आधार पे? घनत्व के आधार पे। किसी द्रव का घनत्व अधिक होता है, किसी द्रव का घनत्व कम होता है। घनत्व क्या है इसके बारे में हम बता चुके हैं। जितना अणु पास पास हों उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है, और जितना अणु दूर दूर हों उसका घनत्व उतना ही कम होता है। तो कुछ द्रव ऐसे हैं जिनके अणु पास पास हैं, कुछ द्रव ऐसे हैं जिनके अणु दूर दूर हैं। इस तरह से अणुओं के घनत्व के आधार पर उनकी विसरण दर भी परिवर्तित होगी। यदि घनत्व सबसे अधिक होगा या घनत्व ज़्यादा होगा तो विसरण दर क्या होगी? कम होगी, और घनत्व कम होगा तो विसरण दर ज़्यादा होगी। ज़्यादा घनत्व कम विसरण, कम घनत्व ज़्यादा विसरण। जैसे दूध और पानी का मिलना। अभी दूध पानी में हम डाल दें तो विसरण होगा तेजी से, यदि दूध को तेल में डाल दें तो विसरण धीमी गति से होगा। अब देखिए ठोसों में विसरण। इससे पहले हम इसको समझ लें।
द्रव में विसरण गैसों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। द्रवों की विसरण दर उनके घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व अधिक होने पर विसरण दर कम होती है और घनत्व कम होने पर विसरण दर अधिक होती है। दूध तथा पानी का मिलना। अब देखते हैं ठोसों में विसरण। ये तीसरा पॉइंट है, ठोसों में विसरण। ठोसों में विसरण बहुत ही धीमी गति से होता है। जल एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाएंगे मिल जाएगा, एक गैस को दूसरी गैस में मिलाएंगे मिल जाएगा, लेकिन दो ठोस हम पास पास रखें, जैसे ये पेन हमारे पास हैं और इनको हम इनके ऊपर रख दें, तो क्या दोनों पेन आपस में जुड़ जाएंगे या मिश्रित हो जाएंगे? नहीं, ऐसा करने में सालों लग जाएंगे। विसरण बहुत धीमी गति से इसका होता है, अत्यंत धीमी गति, जो दिखाई नहीं देता है। ये उदाहरण इनका कहाँ पर मिलेगा? जैसे पुराने ज़माने में, अभी कहीं कहीं है और ये धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। स्कूल में पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड में चाक से लिखा जाता था। चाक से लिखने के बाद डस्टर से मिटा दिया जाए तुरंत मिट जाता था। अब होता क्या था कि जब एक लंबी छुट्टियां होती थी होली या दीपावली की, तो कहीं कहीं बोर्ड पे बच्चे शुभ होली या हैप्पी दीपावली या कुछ लिख देते थे, और जब लंबी छुट्टियों के बाद हम उसको साफ करते थे डस्टर से, तो मिटाने में कठिनाई होती थी। ये कठिनाई क्यों होती थी? क्योंकि चाक जो ठोस है और जो ब्लैक बोर्ड है ये भी ठोस है, इन दोनों का आपस में अंतः विसरण हो गया है, बहुत थोड़ी मात्रा में विसरण हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पर चाक से लिखा हुआ मिटाने में कठिनाई होती है। ठोसों में विसरण अत्यंत धीमी गति से होता है, क्योंकि ठोसों के कणों का स्थान निश्चित होता है तथा इनमें अंतराणु स्थान अत्यंत कम होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर चाक से कुछ लिखा हुआ कुछ दिनों के बाद साफ करने में कठिनाई होती है, कुछ दिनों में साफ करने में कठिनाई होती है। आगे देखते हैं, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो विसरण की जो दर है, विसरण की जो तीव्रता है, उसको कम कर दें? ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से पदार्थ हैं या कौन सी घटना है जो विसरण की दर को क्या कर दे? कम कर दे या प्रभावित कर दे, तीव्र कर दे या मंद कर दे? तो पहला कारक है भौतिक अवस्था। जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था जिस प्रकार की होगी, उसका विसरण भी उसी प्रकार का होगा। जैसे ठोसों में विसरण अत्यंत धीमी गति से होगा, द्रवों में विसरण थोड़ा तीव्र होगा, और गैसों में विसरण और तीव्र होगा। कभी कभी क्या होता है, द्रव का ठोस में विसरण होता है, ठोस का द्रव में विसरण होता है, द्रव का गैस में विसरण होता है, गैस का द्रव में विसरण होता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अपना अलग अलग मिश्रण होता है। जैसे वायु में धूल के कण उड़ते हैं, तो ये ठोस का मिश्रण गैस में हो गया। अलग अलग प्रकार का विसरण होता है, डिफ्यूज़न होता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस में अत्यंत धीमी गति से, द्रव में थोड़ा तीव्र गति से, और गैस में अत्यंत तीव्र गति से विसरण होता है। तापक्रम क्या है? तापक्रम का क्या प्रभाव है? ताप बढ़ाने पर विसरण में क्या होगा? यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो विसरण की दर बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और एक और क्रिया होती है, इसे एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ऊर्जा एब्जॉर्ब करके, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये गति तेज से करने लगेंगे, और विसरण दो ही कारकों पर निर्भर करता है।
एक तो गतिज ऊर्जा पर और दूसरे अणुओं के बीच स्थान पर, अंतराणुक स्थान पर। जितना ज़्यादा अंतराणुक स्थान हो और जितने ज़्यादा गतिज ऊर्जा हो उतने ज़्यादा विसरण होगा। तो ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए विसरण की दर भी बढ़ जाती है। अगला देखते हैं घनत्व। 3 नंबर है घनत्व। घनत्व अभी बताया, जितना अणु पास पास हो उतना ज़्यादा उनका घनत्व होगा, और घनत्व कम होगा तो विसरण अधिक होगा। ये बात हम बता चुके हैं। घनत्व ज़्यादा होगा तो विसरण कम होगा। अणु पास पास होंगे तो विसरण कहाँ हो पाएगा, जगह ही नहीं मिलेगी। और अणु दूर दूर होंगे तो आसानी से विसरण हो सकता है, दूसरा पदार्थ आके उसमें फिट हो सकता है। जैसे एक ड्रम हम लें और उस ड्रम में मटर के कुछ दाने डाल दें और पूरा ड्रम भर दें। पूरा ड्रम भरने के बाद हमको इसमें और मटर डालनी है तो मटर तो नहीं आएगी इसमें। यदि हमको इस मटर में 1 केजी चीनी या सरसों डालनी हो तो हम आसानी से आराम से 1 केजी चीनी या सरसों, 1 केजी 2 केजी जितनी इसकी क्षमता हो उतनी सरसों या चीनी इसके अंदर आ जाएगी डाल के, और हम इसको थोड़ा सा हिला दें तो अंदर जो छोटे छोटे मटर के दाने हैं उनके बीच जो जगह है उस जगह में चीनी के दाने फिट हो सकते हैं। लेकिन जब जगह नहीं होगी तो विसरण नहीं होगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं जैसे दृढ़ता, संपीडितता और तरलता, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए दृढ़ता क्या है। दृढ़ता है अपना आकार बनाए रखना, दृढ़ अपना आकार बनाए रखना। जैसे यह पेन हमने यहाँ पर रख दिया और ये पेन क्या है, दृढ़ है। इस पर अगर हम थोड़ी बहुत चोट भी करेंगे तो ये अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, क्योंकि ये दृढ़ है, सख्त है। इसके अणु पास पास हैं और अणु आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं। तो अणुओं के अत्यधिक आकर्षण बल के कारण ठोस जो हैं दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, अतः इन पर चोट करने से आसानी से नहीं टूटते हैं। मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, इसलिए आसानी से नहीं टूटते हैं। इसी को हम रिजिडिटी कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। लगभग सभी ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनमें दृढ़ता पाई जाती है। अगला है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस माने क्या होता है, दबाना। यदि हम किसी वस्तु पर दाब लगा दें और उसकी आयतन में क्या आ जाए, कमी, जैसे सोखता आप लोगों ने देखा होगा, स्पंज, उसको जब हम दबाते हैं तो उसके आयतन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। दाब बढ़ाकर आयतन में कमी करने को संपीडितता कहते हैं। यह अंतराणुक स्थान पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा अंतराणुक स्थान होगा, जितने ज़्यादा दूर दूर अणु होंगे उतना ही तो दबाया जा सकता है। जब अणु पहले से पास पास हैं फिर इनको हम दबा रहे हैं तो ये नहीं दबेंगे, क्योंकि इनके अणुओं के बीच स्थान अब नहीं रह गया, और इनके अणुओं के बीच स्थान है तो इनको हम दबा सकते हैं, पास पास ला सकते हैं। इनको पास पास नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा अंतराणुक स्थान होगा उतना ज़्यादा संपीडितता होगी। तो संपीडितता किस पर निर्भर करती है, अंतराणुक स्थान पर निर्भर करती है। अगला है तरलता, इसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। तरलता क्या है, द्रवों और गैसों में ये गुण पाया जाता है। द्रवों और गैसों में, द्रवों में तो तरलता, ये गैसें क्या होती हैं, गैसें अगर खुली हो रहें तो ये गैसें उड़ जाएंगी गैस के रूप में, लेकिन गैसों पर दाब लगाकर इनको द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। उस कंडीशन में इनको गैस ही कहते हैं। तो गैसें तरल होती हैं, ये बहती हैं, और द्रव तो तरल होते ही हैं, ये बहते ही हैं। अगर गैस को हम द्रव से गैस के रूप में ले आएं, दाब ना लगाया जाए, गैस के रूप में है, तो इसमें
फैलने का गुण कहा जा सकता है। फैलने का गुण, चारों दिशाओं में फैलने का, चारों क्या, ऊपर नीचे, हर दिशा में ये फैल सकते हैं। लेकिन द्रव क्या करता है, आगे जाएगा या पीछे बैक में आएगा, ऊपर नीचे, नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। द्रव नीचे आएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऊपर नहीं जाता है क्योंकि ग्रेविटी कार्य करती है। लेकिन गैसों में ग्रेविटी भी फेल हो जाती है, वो ऊपर की तरफ भी भागने लगते हैं। तो तरलता क्या है, द्रवों तथा गैसों के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। पदार्थ का तरल रूप द्रव तथा गैस है, ठोस तरल नहीं होते हैं। जो ठोस हैं इनको अगर हम किसी सतह पर रख दें तो ये वैसे ही रखे रहेंगे, लेकिन यदि जल को हम इस तरह रखें तो अपनी सतह को जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मेंटेन करने की कोशिश करेगा और फैल जाएगा, बहने लगेगा। इस गुण को तरलता का गुण कहते हैं। और गैसों में तरलता का गुण पाया जाता है, द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है, तो ठोस में तरलता का गुण नहीं पाया जाता। ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, और तरल कौन होती है, गैसें और द्रव। संपीड्य सबसे ज़्यादा कौन होंगी, गैसें होंगी, उसके बाद द्रव होगा और सबसे कम ठोस होगा। तो यहाँ तक आज का ये जो पार्ट 7 है ये ख़त्म होता है, समाप्त होता है। इसके आगे पार्ट 8 में लेसन का अगला भाग आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखकर बच्चे नोट्स बनाते रहें और भी बच्चों को ग्रुप से जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।